नमस्कार विद्यार्थियों, मैं इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे पास विद्यार्थियों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं जो संगणक की तैयारी कर रहे हैं, एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सेकंड ग्रेड से जुड़ा हुआ जो सिलेबस है वो हमारे एएसओ में भी हैं, संगणक में भी हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी हैं। तो प्रैक्टिकल पोर्शन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, तो बार बार बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी अगर इनका डिटेल सॉल्यूशन आप करवा दो तो ये हमारे लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके अभी सेकंड ग्रेड टीचर्स सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसमें हमारे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके संगणक में काम आ सकते हैं, एएसओ में काम आ सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में काम आ सकते हैं। तो उनका डिटेल सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं डिटेल से प्रश्नों की बात करूँगा कि किस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। देखिए, प्रश्न दिया है 17 नंबर की ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो कि 1944 में आयोजित हुआ था, इसमें दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी और वो संस्थाएं कौन सी थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो कि 1944 में आयोजित हुआ था, इसमें दो संस्थाओं की स्थापना की गई और वो दोनों संस्थाएं कौन सी थी। तो ये दो संस्थाएं, एक तो बेटा था वर्ल्ड बैंक जिसको आईबीआरडी भी कहते हैं, आईबीआरडी। एक तो कहते हैं इसको विश्व बैंक, विश्व बैंक की स्थापना हुई आईबीआरडी। और एक इसमें स्थापना हुई थी, वो हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इन दोनों की स्थापना का निर्णय है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिया गया था और इन दोनों की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इन दोनों की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, इन दोनों संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जुड़वा बहिनें कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जुड़वा बहिनें किसे कहा जाता है, तो एक को आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो देखिएगा, पहला दिया है पुनर्रचनात्मक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक व एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये तो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं एशियन डेवलपमेंट, ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और G7, ये भी गलत है। पुनर्रचनात्मक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये बेटा आईबीआरडी का हिंदी में नाम है और ये आपका आईएमएफ है। तो उत्तर कौन सा होगा? या उत्तर होगा वो होगा 4। ये ध्यान रखने की बात है कि विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों की स्थापना का निर्णय है वो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिया गया था और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई, दोनों की ही। इसीलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जुड़वा बहिनें कहा जाता है। बेटा ये पेपर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये संगणक में और एएसओ में और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता इकोनॉमिक्स में उपयोगी साबित होगा, क्योंकि ये टॉपिक है हमारे संगणक में भी हैं, एएसओ में भी है और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में भी है। इसलिए मैं डिटेल सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के घनत्व का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता है सबसे कम जनघनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का है जो 17 है। सबसे कम जनघनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का है, तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में मिजोरम आता है जो नंबर 2 पे है। उसके बाद में सिक्किम आता है जो नंबर 3 पे है और नंबर 4 पे नागालैंड आता है। तो बेटा इसका उत्तर होगा वो होगा, इसका उत्तर होगा BDAC। तो उत्तर कौन सा हो गया? इसका 3 है वो सही उत्तर होगा, BDAC। अगली चीज आप देखें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को इसके नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, आपको ध्यान हो तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं लिखवाता हूं NNPFC इक्वल टू NI। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूं, तो मैं एक चीज लिखवाता हूं कि ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है
कि भारत में राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है, तो भारत में राष्ट्रीय आय एनएनपी-एफसी के बराबर होती है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उसको भारत में राष्ट्रीय आय माना जाता है। तो देखिए प्रश्न दिया है पेपर सेटर ने कि एनएनपी-एफसी किस नाम से भी जाना जाता है, तो एनएनपी-एफसी को भारत की राष्ट्रीय आय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में एनआई इक्वल टू क्या होता है, एनएनपी-एफसी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए अपने सिलेबस से जुड़ा हुआ, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है? बेटा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से उसकी उपभोग करने की जो प्रवृत्ति में चेंज आता है उसको कहा जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से उसके उपभोग करने की प्रवृत्ति में जो बदलाव आता है उसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। तो देखिए कुल उपभोग बटा कुल आय, ये तो गलत है। उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। आय में परिवर्तन होने से, आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, एमपीसी। और ध्यान रखना एमपीसी का सूत्र होता है वो होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा क्या होता है? परिवर्तन। यानी आय में परिवर्तन से उपभोग में होने वाला परिवर्तन है वो बेटा जी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बताता है। तो यहां सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ये आपका सही उत्तर होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट आप प्रश्न लीजिएगा, प्रश्न संख्या 108 है। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है, यानी मांग की आय लोच है वो इकाई से अधिक है, तो वस्तु कैसी होगी? ध्यान रखना अनिवार्य वस्तुएं हैं। अनिवार्य वस्तुओं की तो लोच है, चाहे वो कीमत लोच पूछे चाहे आय लोच पूछे, वो इकाई से क्या होती है? कम होती है। और विलासिता की जो वस्तुएं होती है, विलासिता की वस्तुओं की चाहे कीमत लोच पूछ ले चाहे आपकी आय लोच पूछ ले, तो विलासिता की जो वस्तुएं होती है उनकी आय लोच वो हमेशा इकाई से क्या होती है? अधिक होती है। तो कह रहा है कि अगर मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वो वस्तु कैसी होगी? तो वो वस्तु बेटा विलासिता की होगी, क्योंकि विलासिता की वस्तुओं की आय लोच हो चाहे कीमत लोच हो हमेशा इकाई से क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 इसमें दे रखा है, अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम स्वरूप व्यक्त किया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, अन्य बातें क्या है? स्थिर है। अन्य बातें स्थिर हैं और एक वस्तु की कीमत क्या कर गई? गिर गई। अब कीमत गिरेगी तो मांग की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या करेगी? बढ़ेगी। अन्य बातें स्थिर हैं। अन्य बातें स्थिर रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत गिर रही है तो उसकी मांग की मात्रा क्या करेगी? बढ़ेगी। और कीमत घटने पर मांग की मात्रा का बढ़ना, इसको बेटा जी मांग का विस्तार कहा जाता है। अगर किसी वस्तु की कीमत घटने से मांग की मात्रा बढ़ रही है तो उसको मांग का क्या कहा जाएगा? विस्तार कहा जाएगा। तो उत्तर होगा मांगी गई मात्रा में विस्तार। मांगी गई मात्रा में विस्तार होगा। नेक्स्ट आप हैं प्रश्न संख्या 110 खनिजों का है। तो देखिए राजस्थान में सरवाड़ और राजमहल, सरवाड़ और राजमहल बेटा टोंक में है। सरवाड़ तो जनरली अजमेर में है और राजमहल टोंक में। सरवाड़ तो अजमेर जिले में है और राजमहल ये टोंक जिले में है। और ये बेटा राजस्थान में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में गार्नेट कह दो, तांबड़ा कह दो, फिरोजा कह दो, रक्तमणि कह दो। तो ये बेटा गार्नेट कह दो। गार्नेट 4 नाम है साहब। गार्नेट कह दे, तांबड़ा कह दे, फिरोजा कह दे, रक्तमणि कह दे। इनके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये। और ध्यान रखना इनका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो राजमहल में होता है। राजमहल। और राजमहल कहाँ? राजमहल
टॉक में है। राजमहल कहाँ है? टॉक में है। तो ये प्रश्न दिया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 113, निम्न में से किस माध्य के व्यक्तिगत अवलोकन के लिए विचलनों का योग शून्य होता है? बेटा विचलन होता ही किसमें है? आपको पता विचलन होता समांतर माध्य में। समांतर माध्य में विचलन करना पड़ता है। अगर आप समांतर माध्य हैं, ये कल्पित माध्य से निकाल रहे हो, कल्पित माध्य से अगर समांतर माध्य निकाल रहे हो, या पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकाल रहे हो, पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकाल रहे हो, तो बेटा ये ध्यान रखना वहां हमारे को विचलन ज्ञात करना पड़ता है। तो जब विचलन का संबंध ही आ गया, तो विचलन का संबंध अपने आप ही किससे होता है? समांतर माध्य से होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? समांतर माध्य, क्योंकि विचलन हमेशा समांतर माध्य ज्ञात करते समय ही निकाला जाता है। और कब? जब या तो आप कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हो, या फिर आप पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हो, तो बेटा जी आपको विचलन ज्ञात करना पड़ता है। और विचलन जहां आ गया वहां अपने आप उत्तर क्या हो गया? समांतर माध्य हो गया। फिर है दिए गए समूहों के मध्यिका का ज्ञात कीजिए। बेटा आपको यह मध्यिका ज्ञात करनी है, और मध्यिका ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, कि पहले आपको जो समक दिए हुए होते हैं उसको आपको व्यवस्थित करना होता है अवरोही या आरोही क्रम में। तो पहले व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करोगे तो 2, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। पहले व्यवस्थित किया। फिर व्यवस्थित करने के बाद में सूत्र लगाते हैं बेटा, m बराबर n प्लस 1/2 पद। m बराबर n कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 प्लस 1/2 पद। m बराबर हो गया 9/2 पद। m बराबर हो गया 4.5 पद। अब 4.5 पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने बता रखा है कि अगर ऐसा आ जाए 4.5 पद आ गया, तो 4.5 किसके बीच में आते हैं? 4 और 5। तो चौथवा पद प्लस 5वां पद अपॉन 2, यानी चौथा और 5वां पद है, इनको जोड़ करके 2 का भाग दे दो तो 1 2 3 4 5। तो चौथा पद भी कितना है? 6, और 5वां पद भी कितना है? 6/2, 12/2। उत्तर कितने आएंगे? 6। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? वो होगा 3, जो कि उत्तर कितने आएंगे? 6। नेक्स्ट आप देखें, निम्न में से किस माध्य के चरम मूल्य का प्रभाव न्यूनतम होता है? तो बहुलक है, इसका प्रभाव हमेशा कैसा होता है? न्यूनतम होता है। तो उत्तर कौन सा आएगा? इसमें उत्तर आएगा 2। फिर आप देखें, निम्न में से कौन से कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता? बेटा 2 चीजें हैं। देखो, चाहे मांग पढ़ रहे हो चाहे पूर्ति पढ़ रहे हो, एक तो होता गतिशीलन, गतिशीलन, और एक होता है परिवर्तन या विवर्तन, विवर्तन। ध्यान रखना, गतिशीलन हमेशा एक ही रेखा पर होगा, एक ही रेखा पर होगा, और विवर्तन है ये अलग अलग रेखा पे होगा, अलग अलग रेखा पे होता है। गतिशीलन हमेशा किसके कारण होता है? कीमत के कारण। अन्य बातों को स्थिर मानेंगे, कीमत के कारण गतिशीलन होगा। विवर्तन है, इसमें कीमत स्थिर रहती है और ये अन्य बातों के कारण होता है, अन्य बातों के कारण होता है। यानी ध्यान रखना, गतिशीलन है, गतिशीलन में आप अन्य बातों को स्थिर मानोगे, कीमत के कारण गतिशीलन होता है। और विवर्तन में कीमत स्थिर रहती है और अन्य बातों में परिवर्तन के कारण विवर्तन आता है। तो प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन से कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता? तो बेटा कीमत के कारण विवर्तन नहीं होता, क्योंकि कीमत के कारण तो गतिशीलन होता है। कीमत के कारण तो क्या होता? गतिशीलन होता है। और अन्य बातें हैं, चाहे वो कर हो, चाहे तकनीक हो, चाहे कच्चे माल की कीमत हो, इनके कारण जो पूर्ति वक्र में आता है वो विवर्तन आता है, विवर्तन। तो ध्यान रखना, विवर्तन अन्य बातों के कारण आता है और गतिशीलन कीमत के कारण आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेटा, वो होगा 1। फिर है,
यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है या घटती है। बेटा दोनों वस्तुएं या तो दोनों क्या कर रही है, बढ़ रही है, या दोनों घट रही है। तो इन दोनों के बीच में आप देखें तो सीधा संबंध है, सीधा संबंध है। और जहां भी सीधा संबंध होता है उसका ढाल हमेशा कैसा बनता है, उसका ढाल धनात्मक बनता है। जहां विपरीत संबंध होता है वह ऋणात्मक होता है, और जहां सीधा संबंध होता है वह धनात्मक होता है। तो यह मांग की तिरछिलोच पूछ रहा है तो अपने आप ही कैसी होगी, धनात्मक हो गई, क्योंकि एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। और जहां एक ही दिशा में परिवर्तन होता है वहां बेटा जी हमेशा लोच है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 118, जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि हो। बेटा इनपुट महंगा हो गया, इनपुट की कीमत बढ़ गई। अब इनपुट की कीमत बढ़ती है तो आपको पता उत्पादन की लागत बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। उत्पादन की क्या बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी। और उत्पादन की लागत बढ़ गई इसलिए उत्पादक ने वस्तु की कीमत को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया। और इस प्रकार से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसको लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। लागत प्रेरित, लागत बढ़ने से कीमतों का बढ़ना, वो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। तो देखिए ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का इनपुट है उसकी कीमतें बढ़ गई और इनपुट की कीमत बढ़ने से वस्तु महंगी हो गई, तो ये किस प्रकार की मुद्रास्फीति है, ये बेटा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का उदाहरण है। तो उत्तर कौन सा होगा, एक इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 119, निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण के उपायों में से है। बेटा साख नियंत्रण के उपाय मैंने दो प्रकार के पढ़ा रखे हैं आपको। साख नियंत्रण के उपाय दो हैं, एक तो है मात्रात्मक जिनको आप परिमाणात्मक भी कहते हैं, और एक है गुणात्मक या चयनित उपाय। गुणात्मक या चयनित उपाय। मात्रात्मक में 6 उपाय पढ़ाता हूं मैं आपको, CRR, SLR, BR, RR, RRR, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और गुणात्मक में 4 पढ़ाता हूं, एक तो पढ़ाता हूं मार्जिन परिवर्तन, दूसरा साख की राशनिंग, याद आ रहा होगा जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, तीसरा नैतिक दबाव, और चौथा प्रत्यक्ष कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही। और मैं पढ़ाता हूं तो बताता भी हूं कि बेटा इस चार्ट में से प्रश्न पूछता है। तो देखिएगा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चयनित उपाय नहीं है। तो बेटा चयनित उपायों में से भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों में से हैं, यानी कौन सा। तो देखिए बैंक दर BR मात्रात्मक है, खुले बाजार की क्रियाएं OMO मात्रात्मक है, नकद कोषानुपात CRR मात्रात्मक है। ये तीनों मात्रात्मक हैं। तो फिर ध्यान रखना गुणात्मक कौन सा हो गया, उधार की अधिकतम सीमाएं, ये बेटा कौन सा हो गया, ये आपका गुणात्मक उपाय हो गया। तो यहां उत्तर कौन सा होगा, 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप देखें कि निर्धनता का दुष्चक्र किसने दिया था। निर्धनता का दुष्चक्र है वो बेटा नरक्ष ने दिया था। और निर्धनता का दुष्चक्र क्या है, गरीबी के कारण गरीबी। नक्शे कहते हैं कि लोग गरीब क्यों हैं, क्योंकि वो गरीब है, गरीबी के कारण गरीब है। अरे भाई जो लोग गरीब नहीं है तो अपना खुद का व्यवसाय खोलेगा, वो बेरोजगार क्यों रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा तो गरीब क्यों रहेगा। तो इन्होंने कहा कि लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो गरीब हैं। इसको नाम दिया जाता है बेटा निर्धनता का दुष्चक्र। और ये निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत देने वाले हैं वो आपके नक्शे हैं। फिर हैं निम्न में से कौन सा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है। तो बेटा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाते हैं तो इसका संबंध प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, स्वास्थ्य से होता है, शिक्षा से इसका संबंध नहीं होता है। प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर और स्वास्थ्य। फिर आप देखिए अगला प्रश्न है कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य जो अंतर होता है। तो कुल प्राप्तियां और कुल
वे के बीच जो अंतर होता है उसको बजट घाटा कहा जाता है। उसको कौन सा घाटा कहा जाता है? कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का बीच का जो अंतर होता है उसको बजट घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट, यह बेटा तो अपने इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैंने इसलिए करवाए हैं, डिटेल व्याख्या इनकी की है, और डिटेल व्याख्या इसलिए की है क्योंकि हाँ, और अभी तो प्रश्न, निम्न में से किसे विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए M1 है, इसको तो संकीर्ण या संकुचित मुद्रा कहते हैं, नेरो मनी, संकुचित। और M3 है, इसको व्यापक या विस्तृत मुद्रा कहते हैं। M3 को व्यापक या विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो बेटा प्रश्न हमारे से पूछ रहा है कि विस्तृत मुद्रा किसको कहते हैं? तो विस्तृत मुद्रा किसको कहते हैं? M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखें, बड़ा अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन नीति आयोग की कार्यकारी परिषद का भाग नहीं है? बहुत बढ़िया है। देखिए कार्यकारी परिषद है, चीफ गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की। तो बेटा गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा इसमें आप देखें तो संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के जहां मुख्यमंत्री वहां के मुख्यमंत्री होंगे, जहां उपराज्यपाल है वहां के उपराज्यपाल होंगे, और जहां प्रशासक है वहां के प्रशासक होंगे। इनसे मिलकर के गवर्निंग काउंसिल है, इसका गठन होता है। तो गवर्निंग काउंसिल का भाग नहीं है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री इसका भाग होगा, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल भाग होगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भाग होंगे, राज्यों के राज्यपाल हैं वो बेटा गवर्निंग काउंसिल के भाग नहीं होते हैं। तो यहां उत्तर कौन सा होगा? यहां उत्तर होगा वो 2 उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक की गणना करने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो बेटा आपको पता है एसडीआई जब बनाते हैं, यूएनडीपी है एसडीआई की रिपोर्ट जारी करता है, और एसडीआई जब बनाया जाता है तो एसडीआई के 3 आधार होते हैं। एक तो होता है एजुकेशन, एक होता है हेल्थ, और एक होता है पर कैपिटा इनकम या कह दो लिविंग स्टैंडर्ड। तो प्रति व्यक्ति आय है, ये भी इसका आधार होता है, एजुकेशन है वो भी इसका आधार होता है, और जीवन प्रत्याशा जो हेल्थ से जुड़ा हुआ ये भी इसका आधार होता है। शिशु मृत्यु दर है वो एसडीआई का बेस नहीं होता है। तो या इसका सही उत्तर होगा वो बेटा 1 होगा। नेक्स्ट है, तो देखिए ये बेटा जी अपने जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए प्रश्न आए उनका सॉल्यूशन मैंने करवाया है। उद्देश्य हैं क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई वाले जो क्वेश्चंस आए हैं, इलास्टिसिटी वाले जो प्रश्न आए हैं, इनका संबंध बेटा वो संगणक के एग्जाम से भी है, एएसओ के एग्जाम से भी है, और स्कूल व्याख्याता कॉमर्स से भी है। इसलिए बच्चों के जो बार बार कॉल आ रहे थे, इसी चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने इनका डिटेल सॉल्यूशन करवाया है। और इसी तरीके से मैं आपके साथ हैं, बार बार ऐसे कोई प्रश्न होंगे तो आपके साथ जुड़ा रहूँगा और उनका सॉल्यूशन करवाता रहूँगा। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।